नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते हेल्थ को लेकर एक विशेष कार्यक्रम करते हैं, जहां पर हम अलग अलग टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं और आपकी समस्याओं को हम हल करने की कोशिश करते हैं। और हमारे स्टूडियो में सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आते हैं और आपकी समस्याओं का हम हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तन्मय मांझी। डॉक्टर साहब नियोटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हैं। आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके बीच में आए हैं और ये टॉपिक है IBD, और इसके बारे में डॉक्टर साहब बहुत विस्तार से बताएंगे। और हम आपको बता दें कि 19 मई को वर्ल्ड IBD डे है और इसी दिवस के मौके को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि IBD आखिर होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस तरह की बीमारी है डॉक्टर साहब? एक्चुअली IBD यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। मतलब इसमें ना हमारा जो आंतो है, छोटा आंत बड़ा आंत दोनों में, उसमें सूजन हो जाता है। सूजन मतलब उसमें घाव हो जाता है। तो ये घाव का वजह से हमारा डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है এবং उसका साथ थोड़ा डायरिया जैसे भी सिम्टम आता है। तो ये जो IBD है, IBD दो तरीका होता है, मतलब 2 टाइप्स। एक तो होता है क्रॉन्स डिजीज़, जिसको उसमें छोटा आंत बड़ा आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें मेनली जो हमारा बड़ा आंत है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो दर्शकों, हम आपको बताएं, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हमारे शरीर के अंदर में जो आंतें होती है, उन आंतों में सूजन हो जाता है और आंतों के अंदर में जो घाव हो जाते हैं और इसके वजह से कई तरह के सिम्टम्स हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। इसमें कमजोरी भी हो सकती है, शरीर से ब्लड भी जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम डॉक्टर साहब से आज बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को जो है जानकारी रहती है। हम आपको बता दें कि वर्ल्ड में जो है विदेशों में ये बीमारी पहले बहुत देखी जाती थी, लेकिन अब भारत में भी जो है इसके रोगी जो है तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, IBS की भी बात आती है, तो IBD और IBS के अंदर में बीच में क्या डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, जनरल पब्लिक का अंदर IBS और IBD ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है दोनों में। मैं पहले बताता हूँ, IBS जो होता है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। उसमें क्या होता है, जो हमारा आंत है, आंत का फंक्शनल डिजीज होता है, उसमें कोई घाव व ऐसे कुछ भी नहीं होता है। उसमें भी पेन होता है, पेट में दर्द होता है, डायरिया होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। और IBD जिसमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेशन मतलब उसमें आंतों में सूजन होता है जी। और दूसरा फ़र्क है, जो IBS है उसमें कभी लैट्रिन में कभी भी ब्लड नहीं आता। बट इन IBD जो IBD पेशेंट होता है उसमें जो डायरिया होता है उसमें ब्लड आता है। और बहुत सारा फ़र्क है, जैसे IBS पेशेंट का रात में जो मोशन नहीं होता, सिर्फ दिन में होता है। IBD का किसी टाइम में होता है। IBS में वजन कम नहीं होता है, IBD में पेशेंट का वजन कम हो जाता है, भूख कम लगता है। बहुत सारा डिफरेंस है। और IBS जो है वो कोई मतलब आंतों का घाव वाला बीमारी नहीं है, ये फंक्शनल डिजीज़ है। मतलब आंतों आपका ठीक रहेगा, वो आंतों का थोड़ा वो उसका जो हार्मोनल चेंजेस, उसका मोटिलिटी चेंजेस का वजह से होता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये IBD की बात अगर हम करें तो इसकी क्या वजह है, क्यों होती है बीमारी? देखो, IBD जो बीमारी है ये एग्जैक्ट तो कॉज किसी को पता नहीं। बीमारी किसी एज ग्रुप में किसी को भी इन्वॉल्व मतलब कोई भी इन्वॉल्व हो सकता। IBD में क्या होता है, हमारा जो आंत है वो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, आंत हमारा जो इम्यून सिस्टम है, सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम हमारा शरीर में वो गट, पूरा आंत है सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम। इसका काम है बाहर से जो इन्फेक्शन आता है उसको प्रोटेक्ट करना जी। IBD में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है ये खुद बिगड़ जाता है। जो हमारा खुद का जो सेल होता है खुद का, उसका अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप को जो इन्फ्लामेशन जो रिएक्शन होता है वो करता है, जिसका वजह से आंतों में सूजन आता है, आंतों में घाव होता है। तो ये हमारा एक तरीक़ा से ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम खुद का हमारा एगेंस्ट में काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑटो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ इसलिए इसको बोलता है। ओके ओके। तो डॉक्टर साहब, इसकी कॉमन सिम्टम की अगर बात करें हम, तो क्या है कॉमन सिम्टम कि एक आदमी समझ जाए कि हम इस बीमारी से अब जो हम सफ़र कर रहे हैं? जो IBD है, मैंने आपको बताया IBD 2 तरीका होता है। एक तो क्रॉन्स डिजीज़ है
जो बड़ा आंत छोटा आंत दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये जो दो बीमारी है, दोनों का सिम्टम्स डिफरेंट होता है। जो क्रॉन्स डिजीज़ है जिसमें दोनों आंतों में इन्वॉल्व होता है, उसका मेन जो हमारे पास जो पेशेंट आता है उसका मेन प्रेजेंटेशन होता है दर्द लेके। बहुत ज़्यादा पेट में ममूड दे के दर्द होता है, कभी कभी उल्टी होता है, पेट में सूजन आ जाता है, किसी टाइम मरीज दस्त लेके आता है और वजन कम हो जाता है। ये सारा जो क्रॉन्स डिजीज़ है उसका सिम्टम्स है। और जब अल्सरेटिव कोलाइटिस जो सिर्फ बड़ा आंत को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें मेनली ब्लडी डायरिया मतलब खून का दस्त होता है। पेशेंट बार बार बाथरूम जाते रहता है, एक दिन में 10-15 बार दस्त होता है, जिसमें खून आता है। लगता है पेशेंट को अभी तुरंत मतलब बाथरूम में जाने के बाद लगता है तुरंत और दोबारा जाना पड़ेगा, जिसको अर्जेंट से हम लोग बोलते हैं। ये सारा सिम्टम होता है। लोअर एब्डोमेन में मोमोड देख के दर्द होता है। ये सारा जो पिक्चर मतलब ये जो सिम्टम है सारा अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। तो डॉक्टर साहब, अल्सर की बात आपने कही, लेकिन एक आदमी समझ नहीं पाता है कि उसका अल्सर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब अल्सर एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तब डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपको अल्सर हो गया है। बिल्कुल, बिकॉज ये जब सिम्टम आपको होता है तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपका कभी लैट्रिन में खून आ रहा है प्लस दर्द हो रहा है बहुत लंबा टाइम से, देन आप कोई डॉक्टर से सलाह लो। डॉक्टर उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन और जांच कराएंगे क्या डिजीज़ हुआ नहीं हुआ। तो दर्शकों, आज जो है हम आईबीडी के बारे में डॉक्टर साहब से बहुत विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने 2-3 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, वो ये है कि अगर आपके पेट में कंटिन्यू दर्द होता है और आपको जो है रह कर जो है आपको लूज मोशन हो रहा है या डायरिया होती है या आपके खून भी आ रहा हाँ है, आपके पोटी में अगर खून जा रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी समय ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी समस्याओं को जो है अपने परिवार वालों से जो है शेयर नहीं करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से शेयर नहीं करना चाहते हैं। अगर इस तरह की बीमारी, इस तरह के सिम्टम अगर आप में हैं, तो आपको अपनी तकलीफ़ के बारे में अपने परिवार के सदस्यों से जो है शेयर करना चाहिए और आपकी जो समस्या है उस समस्या को लेकर आपके डॉक्टर से मिलने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आंतों में जो सूजन हो जाती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ में मौजूद, हम ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉक्टर साहब आईबीडी क्यूरेबल है या नहीं। एक्चुअली मैंने आपको बताया जो आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारा अगेंस्ट में काम करता है आंतों में, इसीलिए घाव बन जाता है। तो ये जो डिजीज़ है ये क्यूरेबल नहीं है। जैसे आपको बुखार हो गया व कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई दवा एंटीबायोटिक व पैरासीटामोल ले लिया, आपका बुखार ठीक हो गया, दोबारा नहीं होगा। बट ये आईबीडी ऐसे टाइप का बीमारी नहीं है, ये क्यूरेबल नहीं है। बट अभी बहुत सारा मेडिसिन आ गया तो आईबीडी हम लोग कंट्रोल बहुत अच्छा से कंट्रोल कर सकते। उसको जो जैसे पहला उसका लाइफ था ऐसे लाइफ वो लीड कर सकते हैं। अभी इतना सारा दवाइयाँ हैं, बट ये हम लोग बताते हैं पेशेंट को लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाने के लिए, खुद दवाई नहीं छोड़ना है इसी बीमारी। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात बताई है कि आज के ज़माने में काफ़ी ऐसी मेडिसिन आ गई है जिसके वजह से आईबीडी जैसे रोग का इलाज संभव है। पूरी तरह से तो ये ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें खतरे की, तो किन लोगों को इस बीमारी से सबसे ज़्यादा खतरा होता है? तो आईबीडी जो बीमारी है ये किसी एज ग्रुप में ही हो सकता, किसी को मेल फीमेल किसी को भी हो सकता। बट अभी देखा गया है जो मिडिल एज होता है अराउंड 15 से 35 ईयर्स का बीच में, उसी पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। कारण क्या है इसका? कारण तो ऐसे ग्लोबली जो आपको स्टडी करके देखा गया है उसी एज ग्रुप में ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा में आता है कुछ फैमिली हिस्ट्री जिसका है, जिसका सिबलिंग, जिसका ब्रदर सिस्टर इन्फेक्टेड है, मतलब इन्फेक्टेड नहीं बोलूँगा, आईबीडी है जिसका, हाँ यस, जेनेटिक कुछ लिंक है जिसका उसका ब्रदर सिबलिंग का होने का चांस होता है। और तीसरा कुछ है जिसका जो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग में जो क्रॉन्स डिजीज़ है उसका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये आईबीडी का 2 टाइप के, अल्सरेटिव कोलाइटिस का रिस्क लेकिन स्मोकिंग में कम हो जाता है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो बताया कि जिनकी उम्र 15 से 35 साल होती है उनमें जो है इस रोग के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो आप लोग किस तरह इसको डायग्नोसिस करते हैं? जो वैसे पेशेंट आता है, जनरली पेशेंट का जो हिस्ट्री होता है बहुत लंबा हिस्ट्री होता है। किसी का
3 महीने, किसी का 6 महीना से उसका लैट्रिन में खून आ रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, वजन कम हो रहा है, उसका साथ दस्त हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट का हम लोग पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं कुछ, जिसमें इन्फ्लेमेशन देखते हैं। इन्फ्लेमेशन देखने के बाद उसका कुछ और टेस्ट जैसे स्टूल टेस्ट, लैट्रिन का जांच कराते हैं, उसमें ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है और कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, वो करते हैं। जो मेन टेस्ट है वो कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी हम लोग करते हैं थ्रू एनल कैनल, मतलब एनस दे के हम लोग एक कैमरा दे के देखते हैं जो अल्सर कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। अल्सर से बायोप्सी लेके हम लोग जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो क्रॉनिक डिजीज़ उसी डायग्नोसिस में कंफर्म होता है। तो ट्रीटमेंट और भी है, मैं और कुछ बताना चाहता हूँ, जो सिटी स्कैन एमआरआई का भी थोड़ा रोल है। जब वो छोटा आंत में इन्वॉल्व होता है ना, तब सिटी स्कैन में पता चलता है जो कितना आंतों में आपका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। ओके। तो डॉक्टर साहब, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आज के ज़माने में इस रोग का क्या क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये पूरी तरह से क्योर तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसका तो ट्रीटमेंट हमारे पास सारा है, ये कंट्रोल रहता है। मतलब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट लेगी तो डिजीज़ कंट्रोल रहेगा और पेशेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका ट्रीटमेंट जनरली हम लोग पहले इसको सीवियरिटी कितना सीवियर है डिजीज़, ऐसे क्लासिफिकेशन करता है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर है तो जो उसका जो ट्रीटमेंट होता है इंजेक्शन थेरेपी होता है, वो डिफरेंट टाइप का स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं। अभी कुछ बायोलॉजिक्स आया, नया नया ड्रग आया, उसमें भी वो इंजेक्शन से भी ठीक होता है। जो माइल्ड और मॉडरेट होता है उसमें जो ओरली मुंह से दवाई लेने के बाद भी जो आईबीडी है ये कंट्रोल में रहते हैं। और कुछ पेशेंट का सर्जरी भी ज़रूरत पड़ता है कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के बाद। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने आज हमें आईबीडी के बारे में बहुत जानकारी दी है और डॉक्टर साहब से और भी हम काफ़ी सवाल करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने जो बातें हमें बताई है उसके मुताबिक ये जो बीमारी है इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन दवा के माध्यम से इस रोग को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी बहुत तरह की मेडिसिन आ गई है जिसके वजह से जो है आज की डेट में जो है आईबीडी जैसे रोग का ट्रीटमेंट हो रहा है। भारत में भी तेज़ी के साथ जो है आईबीडी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मेडिसिन भी काफ़ी आ गई है जिसके बदौलत जो है इस रोग पर नियंत्रण पाना काफ़ी हद तक संभव हुआ है। और यही वजह है कि 19 मई को पूरे वर्ल्ड में जो है आईबीडी डे मनाया जाएगा और उस डे से पहले आज हम ये कार्यक्रम रखे हैं। आप में से भी अगर किसी को आईबीडी से रिलेटेड कोई समस्या है, पेट में दर्द है, आंतों में दर्द है, आंतों में सूजन है, अगर आपके स्टूल में ब्लड आता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह लीजिए। डॉक्टर तन्मय माझी नियोटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं, सुबह से शाम वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको भी इस तरह की शिकायत है तो आप डॉक्टर माझी से जाकर नियोटिया गेटवेल में जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सर्जरी की भी बात आपने कही कि तो किस स्टेज में आके जो है सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितना इंपॉर्टेंट है सर्जरी कराना? बिल्कुल, जो आईबीडी का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन वो सर्जरी भी है। कोई पेशेंट, जैसे कोई पेशेंट हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, मेडिसिन देने के बाद और कुछ साइड इफेक्ट आ जाता है। बिल्कुल। कोई पेशेंट का जो आंतों में जो घाव होता है जब वो लीक हो जाता है, मतलब जो परफोरेशन हो जाता है, कभी कभी वो जो सूजन होता है, सूजन का वजह से रुकावट पे आंतों में आ जाता है जिसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ये सारा चीज़ जब होता है तब सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। सर्जरी करके उसी पार्ट बाउल का, मतलब हमारा आंतों का उस पार्ट हटा देते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलता है मेडिसिन वो डिजीज़ से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये बीमारी जो है पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो सकती है और इसके वजह से पेशेंट कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में भी रहते हैं और उनको इतना बार स्टूल करना पड़ता है कि वो अपनी समस्या को जो है अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से जो है शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और उनके परिवार वालों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही सजेशन देना चाहूँगा, जो आईबीडी कोई ऐसे कंटिन्यूअस डिजीज़ नहीं है, मतलब एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। बिल्कुल छुआछूत का बीमारी नहीं है और शर्म नहीं करना चाहिए। आपका बीमारी आप डॉक्टर के पास जाके बताओ, परिवार मतलब आपका फैमिली मेम्बर के साथ भी डिस्कस करो। ये बीमारी का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से ही कंट्रोल हो सकता, मतलब ऐसे नहीं है बीमारी हो गया मतलब और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप पहले जैसे लाइफ लीड करते थे ऐसे ही आपका लाइफ हो जाएगा, लेकिन आपको जो बीमारी के लिए ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना पड़ेगा डॉक्टर के एडवाइस में।
बिल्कुल दर्शकों, तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको इस बीमारी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को आप शेयर कीजिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, अपने डॉक्टर के साथ में। आप अपनी समस्या के बारे में जितना ज़्यादा बताएंगे उससे आपको भी फ़ायदा है और डॉक्टर्स को भी फ़ायदा है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी जो रिसर्च चल रहा है देश के अंदर में कि आखिर क्या वजह है कि इस बीमारी का परमानेंट इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप में से अगर किसी को भी आईबीडी की बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, और आप अपने मन की बातों को जो है अपने परिवार वालों से, अपने डॉक्टर से शेयर जरूर कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने कैंसर के बारे में हल्के से टच दिया था कि कैंसर होने की भी संभावना इसमें रह जाती है कभी कभी, तो वो कौन सा स्टेज है? बिल्कुल, जो आईबीडी होता है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है, जिसमें बड़ा हाथ इन्वॉल्वमेंट होता है। जी सर। तो बड़ा हाथों में जो अल्सर होता है, जो बीमारी जो बहुत दिन तक रह जाता है ना, जैसे 10 साल, किसी का 20 साल से रह रहा है, दवाई रेगुलर नहीं खा रहे, बार बार उसका लैट्रिन में खून आ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, इसी पेशेंट को थोड़ा रिस्क रहता है, कोलोन कैंसर का रिस्क रहता है। ये जो रिस्क है अराउंड 2% 10 साल में और 8% अराउंड 20 साल के बाद ऐसे रिस्क होता है। तो इसी आप रेगुलर दवाई ले रहे हो, आपका बीमारी आपका कंट्रोल में है और आपका कोलोनोस्कोपी भी रेगुलर करा रहे हो, देन आपका जो कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है, ना का बराबर हो जाता है। मतलब आपको ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल करना है? आपको ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस में करना है, डॉक्टर के पास रेगुलर बेसिस में सलाह लेना है। तो डॉक्टर साहब, इन दिनों जीवन शैली में काफ़ी, लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी बदलाव आ गया है, लोग जो है फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसका भी क्या प्रभाव इस डिजीज़ पे पड़ता है? बिल्कुल, आप सही बोला। पहले बीमारी इंडिया में ज़्यादा दिखाई नहीं देता था, बिकॉज और अभी जब से हम लोग भी जो वेस्टर्न कंट्री जैसे खाना पीना लाइफस्टाइल में जब से चेंजेस आया, तो हमारा जो हाथों का अंदर जो बैक्टीरिया है, जो इम्यून सिस्टम है, उसमें भी चेंजेस आया। तो इसी बीमारी इंडिया में भी अभी बहुत सारा दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, आज हमने डॉक्टर तन्मय माझी से जो है आईबीडी बीमारी के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत किया, और डॉक्टर साहब ने जाने से पहले जो बात, एक महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि पहले विदेशों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, और आज हम भारतीय जो हैं विदेशियों को जो फॉलो कर रहे हैं, उनके खान पान को हमने अपना लिया है। जो फास्ट फूड का जो ट्रेंड चला है उसके बाद से जो है भारत के अंदर में भी जो है आईबीडी की बीमारी जो है तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा बन के हमारे सामने में खड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समय रहते अगर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लेते हैं तो इस बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार फिर अगले हफ्ते हम एक नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।